Welcome you all back in this session strings in Python. In our first class on this chapter, we had studied sequence data type, what type of total number of data are and what are their various divisions. Further, we studied about the mutable and immutable data types and then strings, list and tuples. What are strings, list and tuples and what is basic difference between them. Then we proceed ahead. We studied about strings and its definition, how to create a string using single, double or triple quotations, multi-line strings, and then we saw some programs. Then we studied about logical and physical line. लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन सभी लोगों को पता लग गया सही से? क्यों भाई, कोई ऐसा तो नहीं जिसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अरुण, लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन स्पेसिंग क्या होती है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आई। ताइब, व्हाट इज लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन स्पेसिंग? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हालों आवाज नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट था डॉक स्ट्रिंग्स। तो डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, आप लोगों को पता होगा। मैंने दो फंक्शंस बताए थे जिनके द्वारा डॉक स्ट्रिंग्स में जो कुछ हम डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसको एक्सेस करने के दो तरीके थे। एक तो डीओसी फंक्शन के द्वारा था और दूसरा एक हेल्प था, उससे हम हेल्प लेना चाहें तो कैसे लें। नेक्स्ट उसे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था पिछली क्लास में। और उसके बाद ये छोटे से आपके प्रोग्राम्स, और इनमें सिंपली ये है कि अगर आप कोई बीच में कोटेशंस यूज़ करना चाहते हैं वही तो एरर आएगी, तो इसके लिए एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किया जाएगा। आगे आएंगे वो। देखिए ये बताया कि आप बैकस्लेस लगा के किसी करेक्टर को अगर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे बैकस्लेस डबल कोटेशन लगाते हैं तो अब डबल कोटेशन प्रिंट हो जाएगा और बैकस्लेस ये बीच वाला प्रिंट नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इसे क्या कहते हैं भाई जो बैकस्लेस लगाते हैं? किसी कोई आवाज़ नहीं आ रही। सर ये फॉरवर्ड बैकस्लैश ये सर अगले लाइन में आ जाता है इससे। ये फॉरवर्ड बैकस्लेस नहीं, सब बैकस्लेस या तो फॉरवर्ड होता है या बैक होता है, तो ये बैकस्लेस है। इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। जी सर। एस्केप सीक्वेंस, इससे क्या होता है कि जैसे ये डबल कोटेशन लगे हैं, ये भी डबल कोटेशन लगे हैं, यहाँ सिंगल कोटेशन लगा है, फिर यहाँ दो डबल कोटेशन लगे हैं। अब इससे क्या होता है कि हम अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं, जैसा इसमें नीचे ये दिया हुआ है, ही सेड कॉमा व्हाट्स द टाइम इज टाइम नाउ, यहाँ भी डबल कोटेशन। तो डबल कोटेशन लगाने से तो स्ट्रिंग बनती है और शुरू होती है। अब अगर उन्हें हमें प्रिंट ही करना पड़े तो हम क्या करें, तो उसके लिए ये लगा देते हैं बीच में फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड वो बैक स्लैश, सॉरी बैक स्लैश के पीछे डबल कोटेशन लगाओगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन इसका फिर एक नियम ये है कि अगर डबल कोटेशन यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हो तो एक डबल कोटेशन और होगा यहाँ पे जो आगे आपको लगाना पड़ेगा। अब एक चीज देखें, जैसा ये लिखा है हम अगर ये इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डालें पाइथन में, देखिए ये है कुछ इस तरह से, प्रिंट ही सेड कॉमा बैकस्लैश और एक मिनट व्हाट्स द टाइम नाउ क्वेश्चन मार्क बैकस्लैश डबल कोटेशंस, और ये बंद। इसको हम रन करते हैं तो ये आ रहा है। अब मान लो किसी जगह पे व्हाट्स के पीछे यहाँ डबल कोटेशन और लगेंगे,
ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जैसा लिखा है, ये फॉरवर्ड स्लेस लगा है, इसके पीछे बैक स्लेस डबल कोटेशन लगा है, तो यहाँ फॉरवर्ड स्लेस हट गया। अब हम कहीं लिखना चाहें कि अगर आप पाइथन में मान लो टाइप करना चाहें और पाइथन के अंदर ही हम लिखना चाहें कि अगर आप ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करें, तो इसका तरीका मालूम है क्या करेंगे? कोई बता सकेगा? जैसे जैसा लिखा है एग्जैक्ट वैसा ही आ जाए, ये जो एस्केप सीक्वेंस करेक्टर ये भी प्रिंटिंग में आ जाए, यहाँ पे लगा हुआ आ सकता है कैसे? क्योंकि इसको प्रिंट डबल, इसको जैसे हम एंटर मारेंगे वैसे ही क्या होगा कि ये फॉरवर्ड वो बैकवर्ड स्लैश जो है वो अपना काम करेगा और डबल कोटेशन प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे बंद हो जाती, तो फिर ये एरर देता और ये देता कि इसमें ओपनिंग स्ट्रिंग नहीं है। इसको अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक करेक्टर होता है रॉ स्ट्रिंग करके, देखिए जहाँ तक मेरे को ध्यान आ पा रहा है, आप देखो एज इट इज प्रिंट हो गया क्या भाई गौरव? यस सर, यस सर। तो अब आपको एक ही बारी में ये हमेशा याद रहेगा कि आर अगर हम लगा दें तो जैसा हमने लिखा है एज इट इज आ जाएगा। यस सर। आप कोई प्रोग्राम अगर आप रन कर रहे हो और उस प्रोग्राम में रन कर रहे हो कि अगर हम ऐसा लिखें, ऐसा आउटपुट लाना चाहते हैं, तो जहां आप बैक स्लैश लगाओगे वहीं पे क्या करेगा, डबल कोटेशन आ जाएगा, बैक स्लैश आएगा ही नहीं। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो आर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। देखो स्मॉल आर लगा दो या कैपिटल आर लगा दो। अब ये चीज को जान लेने जैसी है और इसमें कुछ भी कठिन समझने में है कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज प्रिंटेड इन, अब ये बैकस्लैश एन लगा है, बैकस्लैश एन से आप लोगों को पता लग ही चुका है क्या होता है, क्या भाई पता है ना सभी को? यस सर, जी अगली सर। लाइन में आ जाए। ये लाइन इन टू लाइंस अगली लाइन में आ गई। अब इसको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल लाइन या फिजिकल लाइन? बताओ। सर फिजिकल लाइन बोलेंगे। ये फिजिकल लाइन है और दो इसकी लॉजिकल लाइंस हैं, यस सर। ठीक है। वैसे तो यहाँ पे भी दो ही फिजिकल लाइन हो गई क्योंकि ये इधर आ रहा है, अदरवाइज एक ही में होता तब भी ये यहाँ पे दो में ही आता, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है वर्किंग विद स्ट्रिंग्स। वर्किंग विद स्ट्रिंग्स में वही बार बार चीजें वापस लौट लौट के आती हैं कि वो वर्किंग हम सीख ही चुके हैं, सिंगल डबल ट्रिपल कोटेशन का यूज होगा। उसके बाद में हेलो वर्ल्ड अगर हमें प्रिंट करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट है 8-2, ये अगर हम करेंगे तो क्या ये होगा 8-2? नहीं होगा, यस सर। क्योंकि निगेशन पॉसिबल नहीं है। इनमें जो दो ऑपरेटर यूज होते हैं, एक प्लस होता है और एक मल्टीप्लाई होता है, इसे बोलते हैं कॉन्कैटनेशन और इसको बोलते हैं क्या, रिपीटिशन। रेपिटेशन या मल्टीप्लिकेटर। और रेपिटेटर। अब पाइथन में आमतौर पे इसको मल्टीप्लिकेटर नहीं बोलते, रिपीटेटर ही बोलते हैं। तो कॉन्कैटनेशन का मतलब क्या है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, और रिपीटेटर का मतलब है कि जो स्ट्रिंग एक बार दी उसमें रिपीट करना चाह रहे हो 4 बार, तुम स्टार का सिंबल लगा के 4 लिख दो तो वो पॉसिबल है। निगेशन पॉसिबल नहीं है, ये डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है, और थर्ड इनटू फर्स्ट क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ भाई। थर्ड इनटू फर्स्ट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रिंग को रिपीट करना चाहते हैं तो एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर होना चाहिए, तब वो उतने बार रिपीट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन इज ए इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 1, इन दोनों में अंतर है। यस पहला सर। पहला क्या है, इंटीजर है, और दूसरा स्ट्रिंग। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा,
एरर आएगा। एरर नहीं आएगा, जोड़ो ना, आएगा एरर? क्यों भाई? सर स्ट्रिंग और वो इंटीजर है ना, एरर आएगा ना। बिल्कुल एरर आएगा, सही कह रहे हो आप, एरर आएगा। अगर ये भी होता है स्ट्रिंग तो 11 आता। यस सर। ठीक है ना, तो एरर ही आएगा, ठीक बात है आपकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब ये आपकी स्ट्रिंग में इन्हें क्या कहते हैं हम, इनको और इनको क्या कहते हैं? इंडेक्स या इंडेक्सेस, इस तरीके से भी लिखते हैं इंडेक्स, या इनको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट्स। और ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आप देख रहे हो आपके सामने दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग इधर से स्टार्ट होती है और ये 0 से चलती है, और ये रिवर्स से स्टार्ट होती है और 1 से चलती है। और जब हम एक्सेस करने के लिए जाते हैं किसी को, तो वो n-1 तक होता है, n-1 तक पॉजिटिव में लास्ट एलिमेंट, और नेगेटिव में n तक, -n तक। माइनस। ठीक, तो ये -6 है और -n-1 मीन्स 5 है, और इसीलिए ये 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लिखते हैं 0 to 5 तो 4 ही आता है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट हो जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ें। जी सर। देखिए आगे लिखा है फर्स्ट इक्वल टू लखन, सेकंड इक्वल टू लाल, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हो गया लखन लाल। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होंगे, 4 + 4 + 4 करेंगे तो 16 होंगे। लेकिन अगर इनको हम उससे स्ट्रिंग्स में करेंगे तो 4 इंटू 3 43 होंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट इंडेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। हमने लिखा पाइथन और प्रिंट str स्ट्रिंग का नाम है जिसमें पाइथन स्टोर है, और 0 किया तो रिजल्ट आ गया p। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं तो 1 करेंगे, और फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर कभी हम कोई इसमें इंडेक्स देते हैं जो उसकी रेंज से बाहर है तो क्या होता है? मान लो एरर आ जाएगा। हाँ 3 2 5 करेक्टर हैं इसमें, अब अगर हम इसमें 5 ही देना चाहें तो क्या आएगा? एरर आएगा, क्योंकि 4 तक जा रहा है वो इंडेक्स, अच्छा, तो वो एरर आएगी। अब -1 करें तो लास्ट से आएगा, पाइथन का एन आएगा। -3 करें तो लास्ट से जो PTHON, तो टी आ जाएगा, एच आ रहा है -3 से, जो भी होगा PYTHON। -3 से पाइथन में एच, हाँ ठीक है, THON आ रहा है, 1 2 3 है। नेक्स्ट, द इंडेक्स इज नंबर्ड पोजीशन ऑफ एन अल्फाबेट इन द गिवन स्ट्रिंग। वही बात है, कुछ खास नहीं है। और किसी स्ट्रिंग की लंबाई निकालना चाहें तो लेन फंक्शन है। अब इनकी भाभी ये है किताब में, एक हेडिंग को एक जगह खत्म कर देना चाहिए। लेन अपने आप में एक फंक्शन है तो फंक्शन में ही उसे ले जाना चाहिए। चलो यहाँ भी दे दिया तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बड़े अलग तरीके से दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसे नेम 1 से क्या आएगा आउटपुट, जल्दी बताओ। जी आएगा सर। बी आएगा। यहाँ पे नेम अभिषेक, और नेम 1.5 से क्या आएगा? एक सर बी से स्टार्ट होगा। ए से? सर बी से होगा ना। अच्छा, बी से फिर तो कविता? सर एस तक आएगा। कब कविता? गौरव? सर एस तक आएगा।
आप सब लोग गलत हो, ये सर कॉलन नहीं है, ये कॉलन लगा होता है तब आता है। ये कॉलन नहीं है, ये डॉट है। और डॉट का मतलब है कि इंटीजर के अलावा फ्लोट, और इसमें इंडेक्स केवल इंटीजर ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ये एरर आएगी, सुन रहे हो? यस ये यस सर। ये एरर आएगी। अब यहाँ पे प्रिंट लेटर, इससे क्या होगा? लेटर की वैल्यू हो जाएगी सर। हम्म, कुछ भी नहीं होगा, एरर आएगी। लेटर को कहीं डिफाइन किया गया है? नो सर। जब लेटर को डिफाइन ही नहीं किया गया तो उसमें आएगा क्या? यस। प्रिंट। जब डिफाइन ही नहीं किया गया है, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब लेटर इक्वल टू हम कर दें रमीज। अब प्रिंट लेटर, अब तो आपको मालूम ही है, रमीज आ जाएगा। अब हम करें प्रिंट लेटर 1.5, तो क्या होगा बताओ? एरर आएगा सर। एरर आएगा, क्योंकि यस सर। केवल ये str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ये केवल स्ट्रिंग वो उसी को लेगा, इंटीजर वैल्यूज को। और वो होता है स्लाइस ऑपरेटर जो होता है, वो कॉलन होता है 1:5। इनवैलिड सिंटेक्स, तो ये क्यों है मालूम है? स्लाइसिंग जो है वो वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। बाकी के लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम आगे आए तो देखिए, एक ये छोटा सा प्रोग्राम है एक्सेसिंग पाइथन स्ट्रिंग्स। कैसे एक्सेस करते हैं, तो ये सब आपको मालूम ही है। ये निगेटिव इंडेक्सिंग से और ऊपर वाली पॉजिटिव इंडेक्सिंग से। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब है स्ट्रिंग्स में अगर किसी एक बार डिफाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। ये जीरो की जगह हेलो की जगह जेलो हम करना चाह रहे थे, तो नॉट सपोर्टेड। तो इसमें क्या है, पाइथन डज नॉट अलाउ प्रोग्राम टू चेंज कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स में आप चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है इस वजह से। नेक्स्ट है, आप जुगाड़ करके काम जरूर सब कर सकते हैं। आपने ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा, और न्यू ग्रीटिंग इज इक्वल टू जे प्लस ग्रीटिंग 1 कॉलन। तो जे प्लस ग्रीटिंग आपने कर दिया और 1 कॉलन, तो जीरो, पहले तो जे इंक्लूड होगा और इसमें जीरो पे है जी, ये हट जाएगा। सॉरी, ये हेलो से लेगा, और तो अब ये जे यहाँ पर आ जाएगा और ई से यहाँ से उठा लेगा हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रिंट कर देगा जेलो वर्ल्ड। इस तरीके जरूर हो सकता है, अदरवाइज वो म्यूटेबल है। इस सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्लाइस, तो ये आप सभी को मालूम है। आप इसके जो ये कैरेक्टर्स हैं इन्हें आप डिलीट भी नहीं कर सकते, आप कंप्लीट स्ट्रिंग को ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है। बाकी का आप उसके किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, ना डिलीट होगी और ना ही मॉडिफाई होगी और ना ही उसमें कोई अपडेशन होगा। ठीक। नेक्स्ट है ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग। आप देखिए, इसमें जितना था ये सब आपने समझ लिया, और इस हिसाब से अगर चलें तो ये किताब भी ज़्यादा देर की नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, जरा इन पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने पहले यहाँ से चले थे सीक्वेंस डाटा टाइप, फिर हमने आपको इसमें बताया था कि न्यूमेरिक, सीक्वेंस, बूलियन, सेट और डिक्शनरी टाइप हैं। सीक्वेंस में फिर ये स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड ट्यूपल्स आपके ओ लेवल कोर्स में, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है। सीक्वेंस टाइप में 6 आते हैं, वो हमने आपको ये बताए थे यहाँ पे।
और फिर स्ट्रिंग्स वगैरह के बारे में बताया था, काफ़ी कुछ डिटेल में इनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बताया था। स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करें उसका प्रोग्राम भी बताया था। और स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के बहुत तरीके हैं आपके इसमें, तो केवल ये सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन में आप ट्रिपल कोटेशन से स्ट्रिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती हैं आपके उसमें, केवल एक छोटी सी हेडिंग पड़ी हुई थी, हमने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लोर किया था, ये सब चीज़ें बताई थी। ऑब्जेक्ट डॉट डबल अंडरस्कोर डीओसी, डबल अंडरस्कोर से क्या होता है और हेल्प से क्या होता है। लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन काफ़ी डिटेल में बताया था। वर्किंग विद स्ट्रिंग्स में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स में जो इंडेक्सिंग है वो भी आपको बता दी थी, और उसके करेक्टर्स को कैसे हम एक्सेस करें। अब इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है, वो आप अभी भी देख चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। और किसी इंडेक्स नंबर अगर हम किसी स्ट्रिंग में किसी करेक्टर का जानना चाहते हैं तो हम कैसे जानें, ठीक है। जैसे अभी हमने ये लिखा था इसमें लेटर इज इक्वल टू रमीज, एम का इंडेक्स नंबर क्या है, ये अगर हम जानना चाहें तो हम कैसे जानेंगे, ये पता है ना आप लोगों को? क्यों भाई? देखो, एस टी आर डॉट वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में एम, इसमें क्या गलती हुई, एस टी आर डॉट लेटर LETTER और ब्रैकेट में एम है तो ठीक आना चाहिए इसका। क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट एस टी आर हैज नो एट्रीब्यूट लेटर, LETTER, यही तो था। चलिए अभी देखते हैं, एक मिनट इसमें क्या गलती हो रही है। देखिए, ये एक स्ट्रिंग है जिसका नाम लेटर है, और इसमें ये इसकी वैल्यू स्टोर है रमीज, ये करेक्टर्स हैं। अब अगर हम जानना चाहते हैं एम का इंडेक्स क्या है, तो उसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो है, पहले स्ट्रिंग का नाम लिखें, यहाँ पे लेटर है, डॉट लगाइए, इंडेक्स, और उसके बाद में जिस करेक्टर का जानना चाह रहे हैं उसे लिख दीजिए आप। तो ये सेकंड आ गया। अब क्या सेकंड जगह पे एम है, इसको कंफर्म करना है, तो एक दूसरा फंक्शन होता है जिससे आप इंडेक्सेस से एक्सेस करते हैं करेक्टर्स को, वो आपको मालूम ही है। उसमें स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप 2 लिख दें तो सेकेंड लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिंग वैल्यूज। और देखिए इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैंने लिखा है इंडेक्स नंबर मस्ट बी एन इंटीजर, ये कुछ और नहीं हो सकता इंटीजर के अलावा। कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्ट्रिंग, ये और ये नेगेटिव इंडेक्सिंग में स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ये अभी आपको उसमें भी दिखा दिया था, प्रोग्राम में भी बता दिया था। नेक्स्ट है ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग ट्रवर्स करने के लिए आपकी जो बुक है उसको जरा नज़र मारते हैं। तो ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग में देख लीजिए पहले, इसमें सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू का यूज़ होता है, और ये इंडेक्सिंग दो तरीके की है, तो दोनों साइड से ट्रवर्सल पॉसिबल है। तो एक तो फॉर लूप यूज़ करके, फॉर आई इन एस टी आर और प्रिंट आई, तो आई पहला पी होगा, फिर बाई होगा, फिर एच टी होगा, पाइथन ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब वाइल लूप से भी हम इसे कर लेंगे, वाइल आई लेस देन लेन फंक्शन लगा दिया, तो लेन फंक्शन क्या करेगा, इस एस टी आर को काउंट कर लेगा, काउंट करे कितना आएगा 6, तो 6 तक ये ले लेगा। और लेस देन लेन लगा है क्योंकि 6 तक हमें जाना नहीं है, हमें जाना 5 तक है, क्योंकि ये स्टार्ट 0 से होता है, तो ये हर बारी में एक बढ़ता जाएगा, तो ये भी पाइथन को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग द लेंथ ऑफ इंटर्ड स्ट्रिंग, किसी दी गई स्ट्रिंग की लेंथ को एंटर करना, तो आप पहले ही जान चुके हैं उसके लिए लेन फंक्शन है, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कर ली, वो एस में स्टोर हुई, उसके बाद में इफ एस इक्वल टू क्विट, यहाँ पे देखिए पहले लगा है वाइल ट्रू, तो ये वाइल लूप है, और ये जब तक ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा,
और मतलब इसमें जब कोई हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे ही नहीं रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो ये इनडेफिनेट लूप होगा। इनडेफिनेट लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इफ एस इज इक्वल टू क्विट, जब तक हम क्विट टाइप नहीं करते तब तक। जैसे क्विट टाइप करेंगे वैसे ही ब्रेक हमारा जो है ये हमें निकाल लाएगा इस यहाँ पे, इसके नीचे डन पे। तो और जब तक ब्रेक हम टाइप नहीं करते हैं, कुछ और टाइप करते हैं, तो वो इफ एस इक्वल टू क्विट अगर नहीं हुआ तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये बता देगा लेंथ लेन एस निकाल के, एस इसमें जो स्टोर है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्विट किया, वैसे ही डन होके हम बाहर आ गए। नेक्स्ट, प्रोग्राम टू चेक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विद सुइटेबल मैसेज। किसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है उसके साथ में उसका मैसेज भी। जैसे देखो उन्होंने क्या मैसेज दिया है कि अगर 3 कैरेक्टर से नीचे है तो स्ट्रिंग शॉर्ट है, अदरवाइज स्ट्रिंग सही है। तो इफ एस इक्वल टू क्विट तो बाहर, या इफ एल्स या एलिफ वगैरह यूज करेंगे आगे। इफ लेन लेस देन 3 तो टू स्मॉल और कंटिन्यू। अगर छोटी है तो फिर से वापस जाओ फिर एंटर करो, 3 तक है तो फिर से वापस जाओ फिर एंटर करो। और जब तक 3 से बड़ी नहीं होगी तब तक ये मैसेज नहीं आएगा इनपुट इज ऑफ सफिशिएंट। और जब क्विट टाइप करोगे तभी इसमें से निकल पाओगे। इसका मतलब है जब तक 3 से कम होगा तब तक 3 का मैसेज आता रहेगा, 3 से ज़्यादा अक्षर दिए तो मैसेज आएगा सफिशिएंट, और अगर क्विट टाइप करेंगे तो लूप से बाहर निकलेंगे, प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे। ठीक है, प्रोग्राम टू रिप्लेस कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग विद ए सिंबल। किसी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को किसी सिंबल से कैसे रिप्लेस करें। तो आप ये जानते हैं, क्या ये पॉसिबल है? आप लोग बताइए पहले, इज इट पॉसिबल? कोई बताएगा? नहीं सर। पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सामने हो रहा है कैसे? यस सर पॉसिबल, पीछे भी तो कराया है। ये बिल्कुल नियमानुसार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। लेकिन फिर भी वो चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को अगर हम कॉपी कर लें, ठीक है, स्ट्रिंग को हम कॉपी कर लें और कॉपी करके उसमें तो हम चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट में। तो उससे क्या होगी, एक नई स्ट्रिंग बनेगी, जो बात सीखता है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं होगा। तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ये बात सही है, बट हमें क्या करना है कि चेंज दिखाना ही तो है, वो कैसे चेंज हुआ इससे कुछ लेना देना है? बताइए। नहीं सर। जैसे अभी आप थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तो आप पढ़ेंगे जो लिस्ट हैं, लिस्ट म्यूटेबल होती हैं, है ना, और ट्यूपल्स इम्यूटेबल होती हैं। ठीक है कविता? सर। तो अब ट्यूपल्स में में अगर हमने लिस्ट ली डाटा टाइप, तो लिस्ट में तो चेंज पॉसिबल है, ट्यूपल में नहीं है। लेकिन ट्यूपल का पार्ट है लिस्ट, तो हम अगर चेंज उस लिस्ट में कह रहे हैं तो हम यही तो कहेंगे ट्यूपल में हमने चेंज कर दिया इसमें, है ना। तो ऐसी स्थिति के लिए हम आपको अभी बताएंगे क्या होता है, उसको आप चेंज कर लो, ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रोग्राम है, प्रोग्राम विच एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग इनपुट एज प्रिंट यस एज इनपुट एंड प्रिंट यस इफ द स्ट्रिंग इज यस, यस और यस। मतलब आपने ये इनपुट किया स्ट्रिंग में, ठीक है, और फिर वो चाहे कैपिटल वाई थी या नहीं थी, सॉरी आप इन 3 में से ये इनपुट करें या ये इनपुट करें या ये इनपुट करें, कोई भी इनपुट करें, और जो भी इनपुट करें आपका रिजल्ट ये आए अगर ऐसा हो तो ये, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ भी करते हैं तो आपका रिजल्ट आना चाहिए ये नो वाला, ये। तो इसे कर सकते हैं आप आराम से, बना लेंगे सभी लोग। यस सर। आपको सिंपली लगाना है, इफ इनपुट मान लो ये ले रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग में, इसमें
इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्मॉल बाई एस, एलिफ इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू कैपिटल बाई एस, एलिफ इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू बाई एस। और उसके बाद क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे प्रिंट यू इनपुट, योर इनपुट इज यस, और एल्स लिख के क्या करेंगे, एल्स प्रिंट नो। तो इन्होंने देखो एक साथ ही सब कर दिए, इफ इनपुट स्ट्रिंग यस और लगा दिया, लगा सकते हैं और लगा दिया, या एलिफ लगा दो, या 3 बार इफ लगा दो तब भी चलेगा, ठीक है ना, कई तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में आने से पहले एक टॉपिक ये जो है, इसमें जो इन्होंने दिया है इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स या ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग्स। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट में कि स्ट्रिंग्स के ट्रवर्सल और कितने तरीके के पॉसिबल हैं और क्या बेहतर है। तो देखिए ट्रवर्सल से हम शुरू होते हैं। ट्रवर्सल का मतलब होता है किसी भी चीज में या किसी भी स्ट्रिंग्स में 0 से लेके एंड तक जितने भी करेक्टर हैं 10, 5, 15, 20, 25 उन सब तक हम पहुंच सकें तो उसे ट्रवर्सल कहते हैं। तो इस ट्रवर्सल के कितने सारे तरीके हैं देखो, जैसे एक है फॉर लूप के द्वारा जो आप यूज कर चुके हैं, एक वाइल लूप के द्वारा आप यूज कर चुके हैं, और वाइल लूप में लेन का यूज होगा तब आप यूज कर पाएंगे। एक एन्यूमरेट फंक्शन और होता है जो आपको नहीं बताया गया, एक स्लाइसिंग होता है जो आपको इसमें भी नहीं दिखाया गया, आगे आ जाएगा, मिल जाएगा, और एक रिवर्स फंक्शन होता है। तो इतने तरीके से आप अपनी स्ट्रिंग्स को ट्रवर्स कर सकते हैं, उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए ये छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एन्यूमरेट फंक्शन जो है आपको लगभग सभी में आगे भी यूज़ करना पड़ेगा, तो इसे आप थोड़ा सा जान लीजिए। पहले तो ट्रवर्सल में और कितने तरीके से पॉसिबल हैं उन्हें एक बार समझिए। प्रोग्राम में आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने तरीके पॉसिबल हैं, इन चीज़ों को एक बार नज़र में आ जाते हैं तो हम लोगों को पता लग जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं। देखो str इक्वल टू हमने लिखा डाटा साइंस, तो ये तो सिंपलेस्ट तरीका है हमारा लिखने का ना, और ये है फॉर लूप फॉर char इन str, और इसको हम इससे प्रिंट कर सकते हैं, हो जाएगा। आप लोग बोलते जाना, मैं फिर रन नहीं करूँगा। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बताइए भाई। नहीं सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप है, वाइल आई इज लेस देन लेन str, तो ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको ये काउंट कर लेगा इसकी, और उतने यस बार सर। ये रन होगा और इसका आउटपुट हो जाएगा। फिर ये लेन फंक्शन है। अब फॉर char इन रेंज, अब रेंज का यूज करके हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रेंज यूज नहीं करी फॉर में, क्योंकि आपने पढ़ा था दो तरीके से यूज कर सकते हैं, रेंज के तरीके से भी और वेरिएबल को भी डायरेक्ट ले सकते हैं। रेंज में भी फिर हमें लेन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज हमें देनी पड़ती है न्यूमेरिक में ना, 2, 5, 7, 8, 10, या कोई वेरिएबल हो x इक्वल टू 25 हो। तो यहाँ तो ये वेरिएबल ही था str, तो हमने यहाँ पे यूज कर ही लिया। अब रेंज में जब हम यूज करेंगे तो फिर हम इसकी लेंथ निकालेंगे इसकी कितनी है, तो ये फिर रन हो जाएगा। इटरेट ओवर द स्ट्रिंग यूजिंग एन्यूमरेट स्ट्रिंग मेथड। अब इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, एक बार ये रन करके दिखा दूं अगर कोई डाउट हो तो। नहीं सर। ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इटरेशन है, इसको जरा समझिए आप। फॉर आई वी इन एन्यूमरेट str, ये फंक्शन है सिंपली। अब इस फंक्शन को समझने से पहले आप आ जाइए अपने नोट्स में। देखिए एक तो इटरेटिंग का तरीका ये सब हो गया, एन्यूमरेट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए।
ये क्या है? ए built in function enumerate to count the iteration। ये क्या करता है? इटरेशन किसे कहते हैं मालूम है ना आप सभी को? क्यों भाई? इटरेशन मीन्स क्या होता है? बोला करो जब पूछा जाता है तो। मालूम है तो यस, नहीं है तो कोई बात नहीं। इटरेशन मीन्स होता है राउंड, और एन्यूमरेट मीन्स क्या होता है? काउंट। राउंड्स को काउंट करना। फॉर लूप में राउंड ही तो होते हैं, और ये एन्यूमरेट फंक्शन उन्हें काउंट करता है कितने राउंड हुए। तो एन्यूमरेट फंक्शन को अगर हम यूज करके उनके काउंटर्स को हम प्रिंट कर लें तो हम उनकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट में, ट्यूपल्स में, और ये सभी में यूज होता है, स्ट्रिंग्स में भी। और फिर है रिवर्स फंक्शन है, तो हम फिलहाल एन्यूमरेट में जाते हैं। देखिए अब एक इसका फंक्शन हमने और भी अलग से बनाया हुआ था कि अभी तक मेरे को मालूम, आपके दिमाग में शायद इससे कुछ वो ऑप्शन से क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो मैं इसे अभी क्लियर करता हूँ। देखिए ये एन्यूमरेट है, और हम इसको रन कर लेते हैं एक बार। अब इसमें बहुत कुछ है, तो ऊपर वाला आपको समझ में आ ही गया था, इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब एन्यूमरेट str, इसको रन करिए। देखिए, सॉरी, क्या error आ रही है? टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट रिट्रीवेबल। टाइप कहाँ पे आया है भाई? ऊपर कहीं कोई गलती है? 3 ही है। ये कौन सा आ रहा है? ट्रवर्सिंग का आ रहा है। ट्रवर्सिंग ही है। इज नॉट लाइन नंबर 19 में। ये है फॉर आई वी इन एनिमरेट। ठीक है, ये क्या कर रहा होगा? ये कोई वैल्यू तो नहीं कहीं से ले रहा है? एक मिनट अभी देखता हूँ मैं। देखिए, इस गलती का कारण ये है कि हम एन्यूमरेट किसको कर रहे हैं? हम एन्यूमरेट कर रहे हैं str को, और str हमारे ये है यहाँ पे, और str इस ब्लॉक का पार्ट बन गया जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ से ले लें। अब रन करें। अब एन्यूमरेट रन हो रहा है, ऊपर का भी हो रहा है, नीचे का भी हो रहा है। नीचे इसको भी रिमार्क बना दें फिलहाल, केवल इतने को ही हम समझें पहले। ये बीच में से इसको हटा दें। देखिए, डाटा साइंस, तो हमारा एन्यूमरेटर केवल इतना ऑपरेट हो रहा है, और ये प्रिंट कर रहा है डाटा और साइंस को। अब इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक आई और एक बी। आई किसके लिए ऑपरेट हो रहा है? लूप के लिए। और बी काउंटर है एन्यूमरेटर का। तो वी जब हम वो कर रहे हैं यूज, तो फिर ये इन्यूमरेटर str से एक एक करेक्टर लेके आ रहा है। और इसकी जगह पे देखो हम आई को करें तो क्या होगा? ये हो रहा है, ये तो लूप है। ठीक है, और ये क्या है? हमारा उससे वैल्यू निकाल रहा है। तो ये चीज यहां तक क्लियर हो गई? कुछ यस बड़ी, सर। कोई बड़ी चीज है इसमें समझने में कहीं? नहीं। कुछ भी नहीं है ऐसा, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। अब अगर इसको आप क्या करें, आई आई कॉमा वी, तो क्या होगा? 0 वाली पोजीशन पे डी है, 1 पे ए है, 2 पे टी है, 3 पे ए है, और 4 पे खाली है। ठीक है, यस सर। तो दमदार चीज है न्यूमरेटर की, नहीं? हाँ सर। तो बस अब यही चीजें हैं। अब देखिए, अब हम इसको एन्यूमरेटर को बंद कर दे रहे हैं, और इसको यहाँ तक हमने ले लिया, और नीचे का ये हमने ओपन कर दिया।
अब ये स्लाइसिंग आपको पता ही है, ये उल्टे प्रिंट हो जाएंगे करेक्टर यहाँ से, ठीक। और ये इसमें 2 से स्टार्ट होंगे, 8 तक जाएंगे, और एक एक का गैप होगा, मतलब क्रम ही होगा एक। गेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी तो लेन फंक्शन से आ जाती है, ये पता ही है आपको। और ये स्लाइसिंग भी आपको पता होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी में? क्यों भाई, नो सर। नहीं है ना? नहीं। चलो अच्छी बात है, अगर किसी को भी कोई जी हाँ। डाउट हो तो आप पूछ लीजिए अभी। कोई भी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी नो सर। एन्यूमरेटर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आपको समझना चाहिए था, और आप समझ गए हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसका और भी आगे भी आएगा तो उसमें समझाएंगे थोड़ा सा। रिवर्स का भी पता लग ही गया है। रिवर्स, आप अगर स्ट्रिंग डॉट रिवर्स लिख देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए जैसा आपके इस प्रोग्राम में था बना हुआ, रिवर्स फंक्शन था, ये है, देखो, बाई फॉर सी एच इन रिवर्स, 0 रेंज से लेके यहाँ तक, और एक रिवर्स से भी हो जाता है, केवल रिवर्स से। देखिए वो शायद इस तरीके से पॉसिबल है। यहाँ पे आपने रमीज को डिफाइन किया था, चलो दोबारा कर लेते हैं। x इक्वल टू रमीज, और y इक्वल टू x डॉट, नहीं, रमी, वो रिवर्स, नहीं नहीं, कुछ और तरीका है इसका, होता है लेकिन ये आगे आएगा, मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये रिवर्सिंग में इसमें होगा फंक्शन में, ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ, प्रोग्राम है, ये ट्रिवर्स है और इधर रिवर्स्ड, इसमें होगा, कई तरीके होंगे रिवर्स के। देखिए फॉर स्ट्रिंग ये तरीका है, एक तो हमने कोई सीक्वेंस स्ट्रिंग ये ली, इसमें पाइथन है, इसको अब हमें रिवर्स करना है, तो प्रिंट लिस्ट, इसको हमने पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया स्ट्रिंग को, फिर रिवर्स फंक्शन यूज हुआ है। और दूसरा रिवर्स का तरीका है कि ये रिवर्स, ये तो उल्टा हो ही जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर हो रहा है, और उसके आगे ही हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया है, नए में नहीं दिया है किसी में, फिर भी टेक्स्ट प्रिंट होगा, तो ये उल्टा होगा। एक फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, देखो, डिफाइन माई फंक्शन एक्स, और रिटर्न एक्स कॉलन कॉलन, और माई फंक्शन आप जब कॉल करेंगे तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ आई वंडर हाउ दिस टेक्स्ट लुक्स बैकवर्ड, ये पूरा का पूरा सारा करेक्टर, पूरा स्टेटमेंट ही उल्टा हो जाएगा। देखिए इसके आउटपुट, देखिए ये पाइथन उल्टा प्रिंट हुआ, रिवर्स, और ये प्रिंट हो रहा है इससे, इस फंक्शन से, ठीक है। दूसरा, ये टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड उल्टा हो रहा है इससे। तीसरा, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया था, इसके अंदर ये है, ये उल्टा हो रहा है पूरा पूरा इससे, ठीक है भाई। तो ये मैं समझता हूँ एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन एक आधा बार आप रिपीट करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, और एक से ज़्यादा चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। देखिए हम वापस आते हैं फिर, इसके बाद में यूजिंग फॉर लूप से हम कर सकते थे, रेंज विद लूप से हम कर सकते थे, एन्यूमरेट हमने आपको बता दिया है अभी। और एन्यूमरेशन में थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ पे डिटेल में 3 पार्ट्स इसके, जो पार्ट हैं वो 3 होते हैं। एक इटरेबल, इटरेबल मीन्स कोई भी वैल्यू जो इटरेट हो सके, और स्टार्ट इंडेक्स, जैसे ये जो मेथड, ये जो प्रोग्राम था अभी एन्यूमरेट वाला,
कहाँ पे है? ये तो ट्रबल्सिंग है, ट्रबल्सिंग में नहीं होगा। एन्यूमरेटर इसमें भी नहीं है, एनम करके होगा। देखिए एन्यूमरेटर को और थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप लोग। माई स्ट्रिंग गुरु 99 लिखा है, टाइप माई एस टी आर, तो टाइप से क्या आएगा रिजल्ट? फटाफट बताते चलो जिससे टाइम ज़्यादा ना लगे, तो रन करना ही ना पड़े। इसका आउटपुट क्या आएगा प्रिंट का, बताइए? क्लास एस टी आर लिखा हुआ आएगा ना। नेक्स्ट है फॉर आई इन एन्यूमरेट माई एस टी आर। अब देखिए एक लूप है, फॉर आई इन एन्यूमरेट माई एस टी आर, प्रिंट आई, और ये तो क्या होगा? ये प्रिंट होगा। देखो प्रिंट। हाँ, एन्यूमरेटर को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो। देखिए ये अगर हम लूप में ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से प्रिंट करेगा, ठीक। वहीं पे दूसरी हमने स्ट्रिंग ली चाणक्य ACL, और इसमें आई और बी जो हमने पहले आपको दिखाया था ठीक वही है। इसमें हमने बी को प्रिंट किया तो वैल्यूज आ गई, और इसी के साथ में अगर आई को भी प्रिंट कर लें तो आपको मालूम ही है आई कॉमा, तो 1 पे सी अब यहाँ पे आ गया 0 पे, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में लगा हुआ END, ऊपर वाले में ये लगा है, इसकी वजह से ये सी ऊपर आ गया। अब अगर सी को नीचे लाना चाहते हैं तो क्या करें, जल्दी बताइए। क्यों भाई? कविता, गौरव, रमेश, समीक्षा, क्या करें? अरे यार इतना आप सभी को मालूम है, एक तो यहीं पे हम चाहें तो क्या करें, बैकस्लैश n लगा दें, बैकस्लैश काम करेगा? यस सर। नहीं कर रहा है। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, अच्छा वो यहाँ से उसको उठा रहा है इसलिए नहीं, तो अगर इस कॉमा इधर लग गया है, चलो इससे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ केवल प्रिंट लिख दो, ठीक है। और देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, यस सर। बस। तो इससे ये चाणक्य ACL प्रिंट हो गया। फिर इटरेटिंग ओवर द स्ट्रिंग यूजिंग एन्यूमरेट ओनली द STR करेक्टर, इससे ये दोनों हो गए, और इससे केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक ही लिस्ट है, नीचे का मेरे ख्याल में आप छोड़ दो, अब एन्यूमरेटर में इतना काफ़ी है ना, यस सर। छोड़ो, अब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, डाउट उतने ही खड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एन्यूमरेटर है, एक रिटर्न वैल्यू होती है, अगर वैल्यू भी इससे कोई रिटर्न करनी है तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और इसके 3 पार्ट होते हैं, एक इटरेटर, इटरेबल, और स्टार्ट इंडेक्स। कितने से स्टार्ट करना चाह रहे हो ये मैं दिखाना चाह रहा था, जो मैं फिर मिस कर गया। देखिए एक बार इसको देख लें, चलिए प्रोग्राम बंद ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, अगर यहाँ पे 3 लिख दें तो 3 से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, 3 N 4 5 फिर आगे वाला, बस इतना होता है N को चेंज करने से, इसको स्टार्ट इंडेक्स को चेंज करने से। नेक्स्ट हम आते हैं, स्लाइसिंग आप पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, और रिवर्स का मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और ये रिवर्स का फास्टेस्ट जो मेथड है वो ये है, देखो आप इस तरीके से रिवर्स कर लो किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अभी तक जितने मैंने बता दिया है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं सर। क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट जो आपकी बुक में बताया है उस पर आप एक बार नज़र मार लीजिए पहले, वो भी बड़ा लिमिटेड है। ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग हो गया था, वाइल लूप से हो गया, लेंथ से हो गया, बता चुका हूँ मैं,
और ये यस वगैरह का ये तो सभी कुछ हो ही गया था, यहाँ फिर क्यों आ गए? अब ये है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स का। ये सब हो गया, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग्स की हेडिंग तो होनी चाहिए। ये है, देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग में आप ध्यान रखिए, ये %d %s ये यूज होते थे किसके लिए? %d होता था इंटीजर के लिए, %d, और %s स्ट्रिंग्स के लिए, और %f फ्लोट्स के लिए। और ये ही अभी भी यूज होते हैं सी और C+ वगैरह में। ठीक है, दूसरा, ये चीजें अब पाइथन 3 में ऑप्शन रखी गई हैं, आप लगाएं ठीक है, नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मेट में पाइथन 3 में इंट्रोड्यूस एक नई चीज करी गई, वो ये है कर्ली ब्रेसेस और डॉट फॉर्मेट i, s। अब डॉट फॉर्मेट ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है, ये फॉर्मेट करती है हमारे इस जो डबल कोटेशन बंद फॉर्मेट है उसमें। और ये जो है ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस, इन्हें क्या कहते हैं मालूम है ना? स्ट्रिंग के अंदर ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। ये जगह को रिजर्व करते हैं जहां पे हमें जो कुछ करना है, जो भी प्रिंट करना है उसको। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मेट करने के कितने तरीके हैं अवेलेबल, हमें उन्हें देखना है। तो देखिए, फॉर्मेट करने के कितने तरीके हैं, पहले बुक में ही चलो देख लेते हैं। देखो ये आ रहा है कम्स बिफोर, अब डॉट फॉर्मेट AV, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पहला जो है प्लेस होल्डर में पहली वैल्यू जाएगी और दूसरे प्लेस होल्डर में दूसरी वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे देखिए %d %f, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, और %f की जगह पे इसका जो डिवाइड होने के बाद वैल्यू आएगी वो। इसी तरीके से पाइथन 3 में अब क्या होता है, % सिंबल न लगा के केवल d लिख दिया हमने, d लिख दिया, d लिख दिया, f लिख दिया, बस। और ये वैल्यूज दे दी, %सिंबल लगाने की जरूरत नहीं रह गई। इसका मतलब ये है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए अब हम प्रोग्राम में आते हैं। एक प्रोग्राम दिया num1 जो कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करेंगे, दूसरा num2 कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करेंगे, और प्रोडक्ट में num1 इंटू num2। अब हम जो अभी तक आप लोगों ने सीखा था पहले, वो लिखने का सिस्टम यही था, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमा, फिर अपोस्ट्रोफ, और फिर कॉमा, फिर कॉमा। अब इसको अगर हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स के थ्रू लिखना चाहें तो पहला तरीका एक ये, दी प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे प्लेस होल्डर, एंड फिर एक दूसरा प्लेस होल्डर नम का, इज, और फिर एक प्लेस होल्डर तीसरा। ये आप तमाम अपोस्ट्रोफ और कॉमा जो आपको लगाने पड़े, उन्हें लगाने की आपको जरूरत नहीं रह गई। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को बंद करना है दोनों साइड से केवल। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट में, अब आप वो वेरिएबल्स जो इन जगहों पे प्रिंट होने हैं उन्हें लिख देंगे। और वो क्या लिखेंगे, जैसे पहला है num1 कॉमा num2 कॉमा प्रोडक्ट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और देखिए अच्छा है, उसमें आप क्या करेंगे, आपने लिखा प्रिंट और डबल कोटेशन लगाने से पहले आप F लगा दो, उसके बाद में दी प्रोडक्ट ऑफ
प्लेस होल्डर के अंदर ही अब वैल्यू लिखनी है आपको। ये भी यहाँ पे बंद होगा, ध्यान रखिए ऊपर वाला। अब इस प्लेस होल्डर के अंदर ही आपको वैल्यू लिखनी है। जैसे आपने लिख दिया num1 इज num2 और एंड यहाँ पे आएगा एंड num2 इज प्रोडक्ट। और इसको डबल कोटेशन में बंद कर दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए इसका, बस। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे आप num2 कर देंगे तो num2 प्रिंट होगा, और यहाँ पे अगर आप num1 कर देंगे प्रोडक्ट की जगह पे तो num1 प्रिंट होगा। तो ये क्या है? कीवर्ड। कीवर्ड्स के थ्रू जो कीवर्ड होंगे, जिनमें जिस कीवर्ड में जो वेरिएबल स्टोर वैल्यू स्टोर होगी वो आएगी, और इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर विद कीवर्ड्स कहते हैं। और इसमें जो आप देख रहे हैं इस वाले में पहले में, तो इसमें num1 ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट पहले स्थान पे होगा, num2 इस स्थान में आएगा और प्रोडक्ट लास्ट में आएगा। अब अगर आप इसको प्रोडक्ट को पहले लिख दो यहाँ पे, तो ये सबसे पहले प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। देखिए आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमने बताया था वो एक तरीका ये है, एफ लगा दिया आपने और फिर थोड़े से आगे बढ़े तो ये उसका रिजल्ट है। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स में देखिए ये वो दूसरा तरीका है जो अभी मैंने बताया था, उसमें वेरिएबल का यूज हुआ था, और यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? वैल्यूज का। तो यहाँ पे पहले ओपन इसमें कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा वर्क, दूसरे में इज और तीसरे में वर्शिप। अब यहाँ पे ये पोजिशनल है। पोजिशनल में देखिए वर्क इज वर्शिप, इन्हें समझ लेना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पोजिशनल में क्या होता है, हम यहाँ पे लेते हैं पोजिशनल में जो भी आपके फॉर्मेट के अंदर ब्रैकेट में वेरिएबल लिखे होते हैं उनका नंबर होता है, क्रम नंबर। पहला होता है वो 0 होता है, दूसरा होता है वो 1 होता है, तीसरा होता है वो सेकंड होता है, फोर्थ होता है वो थर्ड होता है, इसी तरीके से आगे होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा 1 तो इसका मतलब इज, और यहाँ पे लिखा 0 तो इसका मतलब है वर्क, यहाँ पे लिखा 2 तो इसका मतलब है वर्शिप। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल ले लेते तो जैसा मैंने पिछले में दिखाया था, तो वेरिएबल को प्रिंट करता, वो भी यहाँ पे नीचे होगा देखो। अब ये इन्होंने लिया 1 F और G। अब देखिए G से क्या है? वर्क, तो इस जगह पे तो प्रिंट होगा वर्क, और F से इज तो यहाँ पे होगा इज, और यहाँ पे है आई या 1 जो भी कुछ किया है तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा, तो आएगा वर्शिप इज वर्क। नेक्स्ट आगे देखिए, फॉर्मेटिंग इंटीजर्स को जब फॉर्मेट करते हैं तो इंटीजर्स में 0:b, तो b होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए, बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए। तो जो फॉर्मेट 12, अब 12 जो है ना, इसका बाइनरी क्या बनेगा वो यहाँ पे आता है, तो इसका बाइनरी जो भी बनेगा वो रिजल्ट में आएगा। और जब हम प्रिंट करेंगे str1 को फ्लोट्स को प्रिंट करते हैं तो देखिए ई लगाते हैं। ई किस लिए लगता है ये आप लोग जानते हो ना? ई या कैपिटल ई लगा सकते हैं, किसके लिए? पावर के लिए। EXPONENTIAL, एक्सपोंटेशन के लिए, यस सर। पावर के लिए। और जब कोई बड़ी वैल्यू हो जाती है ना फ्लोट में, जैसे 3 पॉइंट, ये पॉइंट इतनी बड़ी हो गई, तो इसको फिर पावर में रिप्रेजेंट करना 3E, और जैसे मान लो हो गया, मान लो 12 या 10, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
प्लस की है तो चाहे तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, या माइनस की है तो माइनस लगा देते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ इंटीजर्स। राउंडिंग ऑफ इंटीजर्स में क्या होगा, यहाँ पे ये जो जीरो है ये किसके लिए यूज होता है मालूम है? कोई बताएगा भाई? अगर एक से ज्यादा प्लेस होल्डर होते तो पहला जीरो होता, दूसरा और कुछ होता, तीसरा कुछ और होता, चौथा कुछ और होता। इसे अभी चाहे तो हम हटा भी सकते हैं क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे 0.2f, इसका मतलब इस फ्लोट वैल्यू है और दशमलव के 2 स्थान तक आएगी। तो 4/1/4 किया है तो आंसर क्या आएगा? 0.25। 25। ये आएगा आंसर यहाँ पे। 1/4 इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये अलाइनमेंट्स हैं। अलाइनमेंट्स में ध्यान रखना, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट अलाइनमेंट किधर होता है? अलाइनमेंट तो सभी को मालूम भी होगा ना क्या होता है? क्या भाई? Yes, sir. लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट Left, होता है, right, सेंटर होता है, justify. जस्टिफाइड होता है। तो स्ट्रिंग का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है इसमें, और न्यूमेरिक का राइट होता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो यूज किया गया है लेस देन का सिंबल, ये लेफ्ट अलाइन के लिए है, और जो कैरेट ये यूज किया गया है ये सेंटर के लिए है, और ये जो इधर का यूज किया गया है ये राइट के लिए है। इसका मतलब देखना, वर्क इज वर्सिव, तो इसमें क्या होगा, पहली जगह पे वर्क लिखा आएगा, और ये 10 का मतलब क्या है मालूम है? बताओ भाई, व्हाट इज 10? कोई बताएगा? अपने लेफ्ट से, जैसे ये पेज है तो यहाँ से 10 स्थानों तक ये वैल्यू आ सकती है, 10 स्पेसेस इसके लिए रिजर्व होंगी, और इसका लेफ्ट अलाइनमेंट है तो ये यहाँ से लिखेगा 10 मिला के। इसके बाद 10 स्थान इसके अपने खाली होंगे। उसके बाद में ये जो है कैरेट, ये भी 10 स्थानों में आना है, तो ये 10 स्थानों के बीच में होगा, मतलब 5 में से लिखना शुरू करेगा उसके आगे। फिर ये राइट में 10 है तो ये राइट में, जैसे मान लो ये खत्म हो रहा है पेज, तो ये यहाँ से लिखना इधर स्टार्ट करेगा, और ये बिल्कुल चिपका हुआ यहाँ पे होगा 10। ये राइट अलाइनमेंट होता है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अभी कुछ प्रोग्राम्स भी हैं वो हम दिखा देंगे भी आपको, उनसे और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, ये आ रहा है आउटपुट उसका, और ये देखिए वर्क बिल्कुल इससे चिपका हुआ है। ये डंडा कहाँ से आ रहा है मालूम है? इन्होंने ऊपर उसमें प्रिंट किया है, देखो ये प्रिंट किया है। ये किससे बनता है? इंटर की के ऊपर जो बैकस्लेस होता है उसके साथ अगर शिफ्ट दबा लो और उस की को दबाओ तो ये बनेगा। ठीक, अब आगे देखिए, इटरेटिंग पाइथन स्ट्रिंग्स, str स्कूल फॉर, ये हो गया इटरेटिंग पाइथन। ये तो ये तो हो ही जाएगा। चलो, स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, तो इसमें इन्होंने लिया एक प्लस कॉन्कैटनेट का, 2 स्ट्रिंग्स कनेक्ट हो जाएंगी, वर्क हार्ड हो जाएगा। तो ये वर्क हार्ड हो गया। नेक्स्ट, ये वही है, कनेक्ट हो गया। अब अगर हमने प्लस से कनेक्ट किया, और ऊपर देखिए हमने कनेक्ट किया था, यहाँ भी प्लस था, और यहाँ स्पेस आ रहा है, इसमें क्यों आ रहा है? बताइए, देखिए ध्यान दीजिए जरा। एक ऊपर वर्क कार्ड है, एक नीचे वर्क कार्ड है, ये बिल्कुल चिपका हुआ है, इसमें स्पेस है, क्यों है? जल्दी बताओ जो बता सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें एक स्पेस दी हुई है ना, ये वाली, और इसमें कहीं स्पेस है? नहीं है, तो वही स्पेस नीचे आ गई, और कोई ऑपरेटर कुछ नहीं कर रहा है, ऑपरेटर तो उसे कनेक्ट कर रहा है बस।
तो आगे बढ़ते हैं। 7 + 7 ये वैलिड है क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 7 + 7, ये कॉन्केट हो जाएंगे और आंसर आएगा क्या? 77। 77। एक मिनट होल्ड रखिए, इसकी बैटरी जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 + 7 इनवैलिड होगा, कारण आप जानते हैं, एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। इसी तरीके से रेप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई होगा और ये रेप्लिकेट होगा। और फिर हम इधर आते हैं, 7 + 7 वैलिड होगा, स्टॉप 2 बार स्टॉप हो जाएगा। और 5 इंटू इधर करेंगे तो ये भी होगा, ये वैलिड होगा। और 2 इंटू 5 करेंगे तो इनवैलिड होगा, क्योंकि दो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग रेप्लिकेट नहीं हो सकती। मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, ये आप जानते ही हैं। वर्क कार्ड में डब्लू है। वर्क में है क्या? वर्क इन स्ट्रिंग है। वर्क है नहीं है, क्योंकि ये डब्लू कैपिटल है, ये स्मॉल है। तो बस ये दो ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग का सिस्टम है, अब यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उन्हें भी हम इसमें लगा सकते हैं। ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ट्रू होगा। ए इक्वल टू बी, फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू ए, ट्रू। ए बी सी ग्रेटर देन ए बी सी, ट्रू। 1 2 3 ग्रेटर देन 4 5 6, ये कैसा होगा बताओ? फॉल्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि ए एस सी आई वैल्यू इंक्लूड होंगी टेस्ट, और 1 2 3 की एस सी आई वैल्यू इससे कम ही होगी, तो ये ग्रेटर देन तो होगा नहीं। मेंबरशिप नॉट, तो वो नॉट को चेक करेगा क्या उसमें है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, आपस में ये कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन से जो रिजल्ट आता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। और इसके लिए कैरेक्टर और ऑर्डिनल वेरिएबल्स का यूज होता है। ठीक है। करेक्टर और ऑर्डिनल्स में ऑर्डिनल क्या करता है, ए का ले आएगा, ए एस ए वैल्यू 97 आ गई, और कैपिटल ए की 65 आ गई, हैज़ की 35 आ गई, इसी तरीके से। और अगर किसी ऑर्डिनल वैल्यू की आप ए एस या करेक्टर वैल्यू जानना चाहते हैं तो वो आप करेक्टर फंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें मेरे को लगता है कुछ इसमें तो खास नहीं है। स्ट्रिंग स्लाइसेस को हम अभी यहीं छोड़ते हैं। और दूसरा मैं आपसे एक चीज़ और भी कहूँगा कि जो पाइथन में फॉर्मेटिंग है स्ट्रिंग्स की, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अभी पूरा नहीं है। आपके जो सिलेबस में दिया गया है उस हिसाब से, किताब के हिसाब से भी मैंने केवल पढ़ा है। हमारी फॉर्मेटिंग में जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी एक्स्ट्रा आपको मिलनी है। जैसे रॉ फॉर्मेटिंग का मैंने भी आपको बताया था। इसी तरीके से अगर आप एडिंस में आए तो आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मेटिंग्स हैं उसके लिए आपने केवल बैकस्लैश एन देखा है एस्केप सीक्वेंस में। एस्केप सीक्वेंस में कितने यूज होते हैं देखो, ए का यूज होता है, बी का होता है, एफ का होता है, एन का होता है, आर है, टी है। इसी तरीके से पोजिशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है चित्र के द्वारा। कीवर्ड फॉर्मेटिंग क्या है इधर हम बताएंगे। फिर फॉर्मेटिंग स्टाइल में देखो इतने सारे सिंबल्स यूज होते हैं। और फिर नंबर फॉर्मेटिंग में इतने यूज होते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की फिर जब आप बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो इसके फॉर्मेटिंग फंक्शंस हैं जो यूज़ होते हैं, कितने सारे हैं, आपकी किताब में 4 से दिए हैं। और सभी को आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से ऊपर की बात है, लेकिन उनसे एक परिचय होना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे फॉर्मेट मेथड में ये फॉर्मेटिंग्स में, जैसे ये 1 क्या है, इसमें 9 क्या है, 3 क्या है, एफ क्यों है। पोजिशनल फॉर्मेटिंग फिर क्या होती है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है, कीबोर्ड पैरामीटर्स क्या हैं, कीवर्ड पैरामीटर्स, उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इनका कैसे रहता है।
और फिर वेरियस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग्स। तो इसमें ट्रंकेटिंग फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके इसमें कवर नहीं करी गई। पैडिंग है, और पैडिंग कई तरीके से फिर कवर करते हैं उसको। नंबर फॉर्मेटिंग जो उसमें भी कवर नहीं हुए हैं। फिर डिफॉल्ट ऑर्डर, पोजिशनल, कीवर्ड, राउंड ऑफ इंटीजर्स, फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, एफ या एफ ये आपके डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्सा में, हेक्सा के बाइनरी में, ये कन्वर्जन्स इसके द्वारा कैसे होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं, इन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट कल की क्लास में। आज इतना ही रखा जाए, यस सर। आज इतना ही रखते हैं। कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे नेक्स्ट इसके आगे के कवर अप करने के लिए। और मैं बता दूं, ये चैप्टर भी स्ट्रिंग्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर आप सही तरीके से समझ गए तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, ट्यूपल्स हैं, लिस्ट हैं, सेट्स हैं, उन्हें आप आसानी से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे।